हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सब बढ़िया? मैं बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आई होप सो। कल जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट किसी को? कल जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है? एक बार उसको रिकॉल करेंगे ना। बेटा, एक क्वेश्चन को आप बार बार पूछ रहे हो, विपिन सर कहाँ गए? इसका आंसर मैं कई बार दे चुका हूँ, बाकी लोग भी दे चुके होंगे इसका आंसर। कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से उनको बाहर शिफ्ट होना पड़ा, उनकी वाइफ की कुछ दिक्कत थी, उनको हॉस्पिटलाइज करवाना था, दैट्स इट। तो अब प्लीज ये क्वेश्चन आप दोबारा ना पूछें, है ना। मैं बहुत बढ़िया। फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे पढ़े? जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं ना। लास्ट लेक्चर में जो चीजें आपको मैंने बताई थी, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि विभिन्न प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरण की अलग अलग विधियां होती हैं। दो विधियों पे हम बात कर चुके। एक विधि थी हमारे पास कार्य और दूसरा था हमारे पास ऊष्मा। तो ऊष्मा तथा कार्य, यस, आज होमवर्क भी मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा टॉपिक नेक्स्ट अपना आने वाला है उस पर हम बात करेंगे। तो देखो, आपको मैंने बोला था ऊष्मा स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां थी। बताइए कौन कौन सी विधियां थी। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों पे हम बात कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि अगर एक निकाय आपको दे रखा है, यानी कि सिस्टम फर्स्ट है और यहां पे सिस्टम सेकंड है, और यहां पे आपको बोला गया ऊर्जा का स्थानांतरण, तो इन दोनों के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो हमने दो तरीके से देखा था। एक तो क्या था इसमें ऊष्मा, और दूसरा था इसमें कार्य, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहां पे देखी थी। यस, 3 क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हीट की। तो आपको मैंने बोला था हीट क्या होता है? दो निकाय होंगे, दोनों निकाय में तापांतर होगा, तो निकाय में तापांतर के कारण, अब जैसे इस चीज को हम कैसे समझेंगे, चालन, संवहन, विकिरण, ये चीज बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जैसे आपको बोला गया ये एक निकाय है, ठीक है ना, और इसका जो तापमान है वो है 500 केल्विन। वही अगर आपको बोल दिया गया एक दूसरा परिवेश है, इस परिवेश का तापमान हो गया आपका 300 केल्विन, मुझे आप बताओ ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरफ होगा? निकाय से परिवेश की तरफ या परिवेश से निकाय की तरफ? ये परिवेश है और ये निकाय है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो, पहला केस था अपने पास, यहां पे सिस्टम यानी कि निकाय की बात हो रही है। निकाय का तापमान अगर 500 केल्विन हुआ, ठीक है, और सराउंडिंग यानी कि परिवेश का तापमान आपका कितना होगा? 300 केल्विन। तो निकाय और परिवेश के मध्य तापांतर हुआ, और तापांतर के कारण क्या होगा? Q का मान पॉजिटिव या नेगेटिव? आप मुझे बताओ, निकाय की ऊर्जा में क्या होगा? कमी होगी ना। और तापांतर के कारण स्थानांतरण कहां से कहां पे होगा?
निकाय से परिवेश की ओर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, निकाय की ऊर्जा में कमी, जो कि आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, निकाय की ऊर्जा में कमी। तो Q को हम क्या लिखेंगे यहां पे, नेगेटिव, चिन्ह आएगा यहां पे नेगेटिव। ठीक है, दूसरा केस देखो आप, इस केस में आप एक काम करना, यहां पे 300 केल्विन कर लेना इसको, 500 केल्विन और 300 केल्विन। अब क्या हुआ, किसका तापमान ज्यादा है, हमेशा तापांतर के बाद में ये चीज देखोगे ना कि अधिक तापमान से कम तापमान की और इसका मूवमेंट होगा। तो आप देखो यहां पे परिवेश का तापमान कितना था, 500 केल्विन, निकाय का तापमान कितना है, 300 केल्विन। इसी कारण ऊष्मा का स्थानांतरण कहां से कहां पे हो रहा है, निकाय की ऊर्जा क्या होगी बताओ आप, बढ़ेगी, क्योंकि परिवेश क्या कर रहा है, उसे अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अब जब परिवेश अपनी ऊर्जा निकाय को प्रदान करेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि। ये बात सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ Q का मान क्या होगा यहां पे, Q बराबर पॉजिटिव, यानी कि निकाय द्वारा ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, क्लियर बात। और तीसरा पॉइंट है जिसमें क्या हो रहा है, तापांतर कितना है, डेल्टा T बराबर 0, यानी कि आप इसे क्या बोलोगे, तापीय साम्य। यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण न तो निकाय से परिवेश और न ही परिवेश से निकाय की ओर। आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों की दर क्या होगी, समान। जिस दर से निकाय से परिवेश के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उसी दर से परिवेश से निकाय की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है। 3 या 4 स्लाइड हुई अभी। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई। तो मुझे बताओ क्या यहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इस अवस्था को क्या बोला जाएगा, तापीय साम्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्य की। तो कार्य जो है वो क्या होता है, एक पथफलन, बताया था आपको, कार्य क्या होगा, पथफलन। दूसरा पॉइंट, क्या कार्य में ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण होगा क्या, बिल्कुल नहीं। किसकी वजह से होगा, यहां पे सीमाओं में परिवर्तन के कारण। तो आप ये लिख सकते हो, सीमाओं में परिवर्तन के कारण, ना कि तापांतर के कारण ऊर्जा का ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य क्या होता है, तो आप देखो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन लिख सकते हैं ना हम, यानी कि आप लिख सकते हो W इज इक्वल्स टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये सबको पता होगा। और एक पॉइंट और सब जानते हो आप, प्रेशर क्या होता है, दाब बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि आप F अपॉन A लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब आपको अगर बोला जाए कि F किसके बराबर होगा, तो P इंटू A हो जाएगा ना। और P भी कौन सा आएगा यहाँ पे, P एक्सटर्नल, क्योंकि पिस्टन पे ही बल आरोपित किया जाएगा यहाँ पे। तो P इंटू A लिख सकता हूं मैं इसको। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे W बराबर F की जगह पे क्या लिखा जाएगा, W बराबर क्या लिखा जाएगा F की जगह पे, P एक्सटर्नल, और यहां पे क्या आ जाएगा, इंटू A इंटू L बन जाएगा ना ये भी। तो अब अगर आपको मालूम हो कि एरिया और लेंथ, यानी कि विस्थापन और जो आपको यहां पे एरिया दे रखा है, इन दोनों का गुणा किसके बराबर होता है, आयतन में होने वाले परिवर्तन के बराबर। अगर प्रसार हुआ तो भी परिवर्तन होगा, संपीड़न हुआ तो भी परिवर्तन होगा।
तो मैं इसको एक जनरल लैंग्वेज में ऐसा लिख सकता हूं ना, पी बराबर पी एक्सटर्नल और एरिया इंटू लेंथ है, उसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी। इसको आप सामान्यतया लिखोगे अभी, तो इस पर अभी थोड़ी देर बाद आगे और बात होगी। आते कुछ समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश भी तो करो। क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ। मैंने अभी जस्ट एक बात बोली कि इस पे अभी थोड़ी देर बाद फिर से बात होगी। पथ फलन बताया था आपको कल ही। कार्य क्या होता है, पथ फलन होता है सीमाओं में परिवर्तन के कारण, ना कि तापांतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण, ये भी आपको बताया था। तीसरा पॉइंट आपको मैंने बोला था, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन। कौन सी नई चीज है इसमें बता दो एक बार। ये तो लास्ट लेक्चर में हो चुकी वो चीजें हैं। क्यों, कल हो गई थी ना ये चीजें। अच्छा एक बात बताओ, अब ध्यान से समझना, जिसको कार्य का अभी समझ में नहीं आया, मुझे एक बात बताओ, यहां पे संपीड़न हो रहा है, ठीक है, हाँ डेल्टा वी बताता हूं, ध्यान से समझो। जैसे आपको बोला गया संपीड़न, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे होगा V1 जो कि प्रारंभिक आयतन होगा, जिसको मैं V इनिशियल बोल दूंगा, है ना। और अगर ये संपीड़न स्टार्ट हुआ तो देखो आप, ये एक घर्षणहीन पिस्टन है, अब घर्षणहीन पिस्टन पे जैसे आपने बल यहां पे लगाया, दाब लगाया, तो दाब कौन सा लगाया यहां पे, पी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य दाब। बाह्य दाब की वजह से जो पहले यहां पे V1 था, अब वो किस पे परिवर्तित हो चुका है आपका, V2 में। हाँ मनीष बिल्कुल, साइन कन्वेंशन देखना है ना। तो अब देखो यहां पे V1 और V2 हो गया। अब V1 और V2 की बात करेंगे, मुझे आप ये बताओ V1 और V2 किसका मान ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा है अभी, ऑब्वियस V1 ज्यादा होगा। तो अगर आपसे डेल्टा V निकालने को बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, V2 माइनस V1। बताओ डिफरेंस कैसा आएगा आपके पास, दोनों का परिवर्तन कैसा आएगा, नेगेटिव, यस और नो, बताओ जल्दी। आपसे पूछा गया यहां पे कि घर्षणहीन पिस्टन पे P बाह्य दाब है, P बाह्य दाब आपने जब आरोपित किया, उसकी वजह से आयतन में क्या हुआ, कमी हुई। आयतन में कमी हुई तो V1 और V2 को कंपेयर करो, V2 क्या होगा यहां पे, कम होगा एज कंपेयर टू V1। क्लियर है सबको अब। तो डेल्टा V क्या आएगा यहां पे, नेगेटिव। मुझे बताओ यहां पे कार्य कौन कर रहा है, निकाय पर कार्य किया जा रहा है या निकाय द्वारा कार्य हो रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे, निकाय पर यानी कि पिस्टन पर कार्य किया गया। अब निकाय पे अगर कार्य होगा तो आप मुझे बताओ ऊर्जा में क्या होगी, कमी या वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो पहले ये मान करके चलो कि ये निकाय है, ठीक है, यहां पे आपका पिस्टन अभी है। अब मैं अगर देखूंगा तो इतना आयतन दे रखा है, जब आप इस आयतन को कम कर दोगे तो आयतन कम होने पर जो कॉलिजन होंगे, यानी कि इन मॉलिक्यूल के बीच में या इन अणुओं के मध्य अणुओं के टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर अणुओं की टक्कर बढ़ेगी तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो निकाय जो है उसके ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। निकाय की ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है यहां तक।
अब इसके बाद देखो प्रसार की बात करते हैं। अब प्रसार में क्या हो रहा है, ये आपके पास V1 है यानी कि प्रारंभिक आयतन। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। अब पिस्टन अपने आप तो ऊपर जा नहीं रहा होगा, किसकी वजह से जा रहा है, ये गैस की वजह से। ये जितनी भी गैस है, ये गैस क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा है? अभी कंक्लूजन बताऊंगा मैं, उसके बाद आप खुद आंसर दोगे। बताओ क्या नहीं आ रहा है समझ में? जो स्टेप नहीं है ये बता दो, मैं फिर से रिकॉल कर दूंगा। क्लियर है? देखो, चीजों को अगर पहली बार आप पढ़ोगे ना, पहली बार अगर देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये नया क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप उसी चीज को रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज समझ में आ रही है। मैंने आपको यहीं से स्टार्ट किया, कार्य की बात की। कार्य मैंने कल भी बताया था कि तापांतर की वजह से नहीं होता, केवल सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखोगे कि पथ फलन होता है, ये पहले बताया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि सीमाओं में परिवर्तन के कारण, ना कि तापांतर के परिवर्तन के कारण। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में लिखवा भी दिया था। अब आज यहां से नई बात बताना स्टार्ट किया मैंने कि कार्य जो है वो बल और विस्थापन का गुणन होता है। तो मैं यहाँ पे बल को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स, और विस्थापन को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे कि फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, तो फोर्स को हम ये भी तो लिख सकते हैं P इंटू ए। P इंटू ए भी तो लिख सकते हैं आप इसको। तो मैंने क्या किया, केवल जहां पे फोर्स था ना, उस फोर्स की जगह पे P इंटू ए लिख दिया, और L जो है वो एज इट इज है। देखो आप, ये P एक्सटर्नल और ये L एज इट इज है। आप देखो P एक्सटर्नल तो वहीं का वहीं है, और डेल्टा V बन गया ना। ये आपको मालूम होगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस चीज को मैंने बोला था आपको कि संपीड़न की बात कर रहे हैं हम। संपीड़न में जब आप देखोगे तो घर्षणहीन पिस्टन होगा जिसमें कि बाह्य दाब होगा। अब जब आप पिस्टन को इस तरीके से दाब लगाते हो P एक्सटर्नल, तो दाब लगने की वजह से क्या होगा, इसके आयतन में कमी आएगी, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको बोला गया कि निकाय या पिस्टन पे कार्य किया गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिस्टन को जब आप नीचे की तरफ धकेलोगे तभी तो कार्य हुआ। ठीक है, हाँ लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद निकाय की ऊर्जा में क्या होगा, तब वृद्धि होगी। निकाय की ऊर्जा में वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि मॉलिक्यूल जो थे यानी कि ये अणु, ये एक दूसरे के पास पास आए, इनके कॉलिजन यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो इनकी टक्करों में वृद्धि हुई, जिसके कारण इनकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। ठीक, अब आप बात करोगे प्रसार की। प्रसार में ये दे रखा है आपको V1, गैस जो दे रखी है अंदर हमने भरी हुई है यहाँ पे। अब जब आप इस गैस को प्रसारित करते हो, क्योंकि ये गैस प्रसारित होगी तो पिस्टन किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो पहले आपके पास यहां तक था ये V1, अब यहां पे आपके पास में V2, तो इतना L यानी कि विस्थापन हुआ ना। और ये विस्थापन जो है उसके साथ साथ अगर आपको बोला जाए A कहाँ है, तो देखो अब ये A नहीं होगा क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। अब मुझे आप बताओ A इंटू L किसके बराबर होता है। अगर मैं आपको बोलता हूं प्रसार आप ज्ञात करो, तो प्रसार में V1 और V2 किसकी वैल्यू ज्यादा है, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा हुई। भाई V2 ज्यादा हुआ ना V1 से, तो डेल्टा V कैसा मिलेगा आपको, अब V2 माइनस V1 यानी कि पॉजिटिव मिलेगा ये। अब डेल्टा V आपको जब पॉजिटिव मिला, तो एक दिक्कत यह है कि हम एरिया इंटू लेंथ को क्या लिख सकते हैं, प्रसार में परिवर्तित आयतन के बराबर लिख सकते हैं ना इसको। अब प्रसार में परिवर्तित आयतन मतलब क्या हुआ, डेल्टा V, जिसको आप V2 माइनस V1 लिख सकते हो। एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिखा जा सकता है, ये सबको पता होगा शायद। ठीक है, तो अब जब यहां पे प्रसार हुआ तो मुझे बताओ पहले तो कार्य किसने किया। अब क्या मैं बोल सकता हूं निकाय ने कार्य किया, निकाय द्वारा, यानी कि
अंदर उपस्थित जो गैस है निकाय द्वारा कार्य किया गया। ये पॉइंट हो गया पहला। तो दूसरा, आपको यहां पे अगर बोला जाता है कि इसके कारण ऊर्जा में क्या हुआ, निकाय की ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगी। अब निकाय की ऊर्जा में कमी हुई, साथ के साथ W की बात करें तो W किसने किया यहां पे, अभी चलो इसके चिन्ह परिवर्तन पे बात थोड़ी देर बाद कर लेंगे, पहले आप यहां तक की बात करो। ये क्लियर है क्या सबको? जितना अभी तक बताया वो सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो चीजें बताई थी उसको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं। दोनों चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना। ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधियां थी उसको हमने दो तरीके से समझा था। पहला क्या था इसमें, कार्य। दूसरा क्या होगा इसका, ऊर्जा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कार्य कौन कौन से तरीके से निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन करता है या ऊष्मा स्थानांतरण करता है, तो आंसर क्या होगा यहां पे देखो आप। अगर मैं बात करूं संपीड़न की, तो देखो ये संपीड़न में क्या हो रहा है, ये पिस्टन नीचे की तरफ आया ना, नीचे की तरफ आया, इसका मतलब निकाय की ऊर्जा में क्या हुआ, वृद्धि हुई। वहीं अगर आप देखोगे प्रसार, तो प्रसार में क्या था, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, देख लो आप, तो निकाय की ऊर्जा में क्या होगा यहाँ पे, कमी। क्लियर है? अगर आपको बोला जाए ऊर्जा, तो ऊर्जा जो है तीन तरीके से, कैसे समझो वो भी। पहला देखो आप, 500 केल्विन था और यहां पे 300 केल्विन, तापांतर हुआ क्या? अगर आपको बोला गया कि तापमान जो है उन दोनों में परिवर्तन है, तो 500 केल्विन और 300 केल्विन, तो निकाय की ऊर्जा में क्या होगा, कमी। क्यों हुई कमी? क्योंकि निकाय ने अपनी ऊर्जा जो है वो परिवेश की ओर ट्रांसफर कर दी। इसका मतलब निकाय की खुद की ऊर्जा में क्या हुआ, कमी आ गई। दूसरा, अगर आपको बोला जाए यहाँ पे 500 केल्विन दे रखा है परिवेश का तापमान, जबकि निकाय का तापमान कितना है, 300 केल्विन, तो अब आप देखो अब क्या होगा, यहाँ पे परिवेश की ऊर्जा ज्यादा है, निकाय की ऊर्जा कम है। तो अगर परिवेश से निकाय की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हुई ना। बोलो, क्लियर है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो ना। अभी क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देखो, मैं 10 लोग होंगे, 10 लोगों की 10 बातों पे ध्यान ना दूं तो ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, क्योंकि आप सब अपने अपने ओपिनियन देते हो। किसी को होता है कि सर क्वेश्चन करवाओ, अभी क्वेश्चन भी आ जाएंगे। पेशेंस रखना जरूरी है बेटा, है ना। जब तक पेशेंस नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोशिश करोगे, मैं आपको बोल ही रहा हूं ना। अच्छा, मैं स्लाइड से लिखने नहीं देता हूं, ठीक है, स्लाइड से लिखने देंगे आपको। वैसे तो आपके पास स्लाइड आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, समय में दे दूंगा आपको। अभी यहाँ पे बात करते हैं, ये रिवीजन कंप्लीट करके और अगले टॉपिक पे पहुंचना है। और जो आप बोल रहे हो ना क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बेटा। देखो, निकाय की ऊर्जा में वृद्धि हुई, ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? ठीक है। अब अगर आपसे बोला गया कि निकाय और परिवेश दोनों का तापमान बराबर है, यानी कि डेल्टा टी बराबर क्या हुआ, 0। अब डेल्टा टी बराबर 0 हुआ, इसका मतलब क्या बोला जाएगा, तापीय साम्य। यानी कि निकाय से परिवेश की तरफ जिस दर से ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, उसी दर से परिवेश से निकाय की तरफ भी ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? ओके। तो आप इसको अगर चाहो तो लिख सकते हो कि ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां दो तरह की होगी, एक कार्य और दूसरा होगा ऊर्जा। कार्य में दो प्रकार होंगे, एक तो होता है संपीड़न, जिसमें निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है, और दूसरा होता है प्रसार, जिसमें निकाय की ऊर्जा में कमी होगी। वहीं अगर मैं बात करूं ऊर्जा की, तो ऊर्जा स्थानांतरण के लिए अगर आप निकाय में तापांतर देखोगे, निकाय और परिवेश का तापांतर, तो देखो निकाय का तापमान ज्यादा होने पर परिवेश जो है वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा,
यानी कि निकाय की ऊर्जा में कमी हो गई। और अगर परिवेश का तापमान ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा, परिवेश अपनी ऊर्जा को निकाय की तरफ स्थानांतरित कर देगा। ठीक है, कर लिया नोट सबने? वॉइस प्रॉपर आ रहा है सबको? ओके, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं यहां पे साइन कन्वेंशन। देखो, चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं अब चिन्ह परिपाटी में क्या होगा, ये निकाय दे रखा है आपको, है ना। अगर आपको इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। जैसे ये आपके पास एक सिस्टम है ना। अब डेली लाइफ में इसका क्या यूज है वो समझते हैं। मान लो मैंने क्या किया, इस सिस्टम को बाहर से ऊर्जा दी, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहां पे एनर्जी दे रहे हो। तो जैसे ही ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, तो ऊष्मा का स्थानांतरण होने की वजह से क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगी, यहां पे पॉजिटिव हो जाएगी ना। यस और नो? तो जैसे आप देखो यहां पे Q परिवेश है, परिवेश से निकाय में ऊर्जा क्या हो रही है, अवशोषित। अब परिवेश से निकाय में जब ऊर्जा अवशोषित होगी तो Q को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर निकाय ने अपनी ऊर्जा बाहर की तरफ निकाल दी, निकाय ने क्या किया, ऊर्जा बाहर, इसका मतलब निकाय की ऊर्जा का निष्कासन, तो निकाय की ऊर्जा में क्या होगा, कमी, यानी कि Q क्या होगा यहां पे, नेगेटिव। ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि कार्य जो है संपीड़न में किया गया था, तो आप देखो इसमें संपीड़न कब होगा, जब पिस्टन पे ऊपर की तरफ से बाह्य दाब लगाया जाएगा। जैसे यहां पे बाह्य दाब लगाया गया वैसे क्या होगा, संपीड़न हुआ। संपीड़न होने की वजह से आयतन में कमी आई, लेकिन कार्य किसने किया, पिस्टन पे कार्य हुआ ना। इसका मतलब क्या होगा, निकाय पर कार्य किया गया। ठीक है। वहीं अगर आपसे बोला जाए कि प्रसार हो रहा है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्लाइड बताई थी, याद हो तो, एक स्लाइड बताई थी जिसमें क्या हो रहा था, पिस्टन जो है इसमें प्रेजेंट गैस ऊपर की तरफ उठ रही थी यहां पे आकर के, यानी कि वहां पे गैस जो है वो प्रसार हो रहा था। अब गैस का प्रसार हुआ, इसका मतलब कार्य किसने किया, निकाय, यानी कि गैस द्वारा कार्य किया गया। क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? तो अब आपसे अगर मैं पूछता हूं यहां पे साइन कन्वेंशन, फाइनली जैसे आपसे अगर बोला जाए, यहां पे पूछ रहा हूं मैं, है ना, प्रसार में क्या होगा, निकाय पर कार्य, यानी कि W कैसा होगा तब, पॉजिटिव। ठीक है। और संपीड़न की बात करोगे अगर, तो संपीड़न में क्या होगा, सॉरी, प्रसार में निकाय द्वारा कार्य होगा, और W तब क्या होगा वहां पे, नेगेटिव।
और अगर संपीड़न की बात करेंगे तो संपीड़न में क्या होगा, निकाय पर कार्य होगा, W क्या होगा, पॉजिटिव, W पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ प्रसार में क्या होगा, ऊर्जा में कमी या बढ़ोतरी। प्रसार में निकाय की ऊर्जा कमी, यानी कि Q क्या होगा, नेगेटिव। और संपीड़न में क्या होगा, संपीड़न में ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि Q क्या होगा तब, पॉजिटिव। ठीक है ना, सबको क्लियर है। ये कल वाला ही आज बता रहा हूं मैं। चलिए, यहां तक की बात तो आपको सबको समझ में आ गई होगी, है ना। बोलो, कोई डाउट है किसी को। ठीक है, तो अब देखो, जैसे आपको मैंने बोला अभी जस्ट, W जो है वो किसके बराबर होगा, P एक्सटर्नल। और साथ के साथ मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा V। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, कुछ बताओ क्या कर रहे हो। Q मतलब क्या है ना। देखो, Q का मतलब होता है हीट, और आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ध्यान से समझ लो। अब आप, जैसे आपको बोला गया ये पिस्टन है, ठीक है, क्या ये एक घर्षणहीन पिस्टन। बेटा टॉपिक कल वाला चल रहा है, शायद आप आज फर्स्ट टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो। टॉपिक कल का ही चल रहा है। ऊष्मा स्थानांतरण की दो विधियां मैंने बताई थी, एक था वर्क और दूसरा था हीट। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ये किसकी बात हो रही है, वर्क का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, कार्य। ठीक है, तो घर्षणहीन पिस्टन था। इस घर्षणहीन पिस्टन पे हमने क्या किया, इसका आयतन देख लिया हमने, पहले V1 था। अब अगर आप इस पे दाब आरोपित करते हो, यानी कि P एक्सटर्नल इस पे लगाओगे, तो यहां पे देखो आप, ये तो क्या होगा इसका, A नहीं होगा क्या। अब ये A है, अगर मैं इस पे पिस्टन पे कुछ दाब आरोपित करता हूं तो देखो ये यहां पे पहुंचेगा ना, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ विस्थापन हुआ कि नहीं, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, P एक्सटर्नल डेल्टा V होगा किसके लिए, W के लिए, जो कि यहां से हमें मिला था। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का कहना है सर क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आएंगे ना हम। बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताओ। कल का टॉपिक बताया था आपको मैंने, निम्न में से मात्रात्मक गुण है, तो मात्रात्मक गुण क्या क्या होगा, G, H और S। क्या ये सभी मात्रात्मक गुण होंगे, बिल्कुल हाँ। तो आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4। ठीक है,
सेकेंड आपसे पूछा गया ताप, दाब, अपर, देखो ताप है, दाब है, अपवर्तनांक है, शांता, घनत्व, पृष्ठ तनाव, विशिष्ट ऊष्मा, हिमांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ये सारे के सारे तो क्या होंगे आपके अमात्रात्मक। जबकि आपको पूछा गया है कि कौन सा इसमें मात्रात्मक गुणधर्म नहीं है, अमात्रात्मक गुणधर्म नहीं है। इसका मतलब वो पूछ किसके बारे में रहा है, क्यों बेटा? अगर आपको बोला गया अमात्रात्मक गुणधर्म नहीं है, इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है, मात्रात्मक की। बताओ क्या आंसर होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा यहां पे, मात्रात्मक आंतरिक ऊर्जा, और अमात्रात्मक में क्या होगा यहाँ पे, ये बाकी के जितने भी उदाहरण है ये सब अमात्रात्मक है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप में से कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, कल का जो टॉपिक था ये कल के टॉपिक पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता दीजिए आप। बोलो कौन सा अवस्था फलन नहीं है, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कार्य, क्योंकि ये क्या है, एक पथ फलन Q तथा W। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। कैसे नेगेटिव होगा, किसका नेगेटिव पूछ रहे हो बेटा आप? किसी आंसर है सर, कैसे नेगेटिव होगा? क्या आंसर आएगा इसका, Q इक्वल टू 0। देखो कल भी मैंने बताया था आपको Q इक्वल टू 0, यानी कि आप एक ऐसे प्रक्रम की बात कर रहे हो जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसका कारण क्या होगा, ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी सीमा के कारण। तो ऊष्मारोधी जो बाउंड्री रहेगी यहां पे, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, Q इक्वल टू 0 रहेगा, और हम ये बोल सकते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके चलो अब आप आगे बढ़ते हैं ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों? आपके जो कमेंट है उन कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन? आंसर क्या होगा इसका, जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोला हुआ है यहाँ पे ऊष्मा गति की अवस्था फलन की बात हो रही है। अवस्था फलन किस पर निर्भर करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। किस पर निर्भर नहीं करता है, पथ फलन पर। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड ऑप्शन। इसके बाद बेटा आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी रुको, टॉपिक ऐसा आया ही नहीं है ना, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम। वैसे भी मुझे पता है कि आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड के लिए नहीं, है ना, ये मुझे ही मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। बेटा जितना टॉपिक मैंने आपको फ्लो आप बनने नहीं दे रहे ना, मेरा टॉपिक बंद जैसे चालू होता है उसके पहले आप खत्म कर देते हो कि हाँ सर फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो उसका एक ही तरीका, मैं आपके कमेंट ऑफ कर दूंगा। फिर मैं आंसर कैसे देख पाऊंगा, है ना। बताओ क्या आंसर होगा इसका? भार रहित पिस्टल के द्वारा प्रसारण। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था मैंने कि अगर यहां पे देखो आप, ये पिस्टन था, भार रहित पिस्टन है, अगर आप डेल्टा वी की बात करोगे तो किया गया कार्य बाह्य दाब P परिवर्तनशील हो, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे आंसर किसकी बात कर रहा है ये? बाह्य दाब परिवर्तनशील किसकी बात कर रहा है ये? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ना। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है उसके लिए आपको फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या होगा इसका आंसर? W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। अब क्वेश्चन ये है कि सर माइनस क्यों आया, क्वेश्चन ये है माइनस क्यों आया, तो उस चीज को समझ लो आप। आपको जब बोला गया है यहां पे प्रसार हो रहा है ना, तो पहले एक बात बताओ, V1 और V2 किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? हाँ बेटा सी है इसका आंसर। आपको बोला गया V1 और V2 किसकी वैल्यू ज्यादा होगी यहां पे, तो डेल्टा V क्या होगा? V2 माइनस V1। अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा यहां पे, तो V1 की वैल्यू यहां पे ज्यादा है, इसका मतलब डिफरेंस कैसा आ रहा है आपके पास में? नेगेटिव। लेकिन आपको बोला गया है कि कार्य कौन कर रहा है? निकाय पर कार्य हो रहा है ना, तो निकाय पे अगर कार्य होगा तो आपको क्या करना होगा? W इज इक्वल्स टू माइनस लगाना होगा ऑलरेडी, क्योंकि P एक्सटर्नल तो है और यहां पे भी तो डिफरेंस आपका डेल्टा V है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ही तो आपका W जो है वो क्या बन पाएगा? पॉजिटिव। तो कार्य को आपको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे माइनस साइन लगाना होगा। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप, क्या क्वेश्चन है आपको दे रखा है सामने। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह एक पद में होता है। कल आपको मैंने रिवर्सिबल बताया था, रिवर्सिबल में मैंने आपको बोला था कि जितने भी प्रोसेस हैं कई स्टेप में होने लगेंगे, है ना। अगर आपको बोला जाए कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? एक से ज्यादा स्टेप में होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? यह एक पद में होता है, ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत। अगर आपको बोला गया था कार्यकारी बल और विरोधी बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, बेटा ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चन कल के टॉपिक पे बेस्ड है, तो अगर आपको मालूम हो जब मैंने बोला था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में अंतर, उसी पे बेस्ड ही है। आप रेत का एक कण रख रहे हो तो उसकी वजह से पिस्टन क्या होगा? नीचे की तरफ जा रहा था, तो नीचे की तरफ गया, तो मतलब परिवर्तन तो काफी नगण्य था। वाहक बल और विरोधी बल की तुलना में जो अंतर था वो बहुत नगण्य, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत। तीसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे, कार्य का न्यूनतम बताया था कि आपको, बोलिए, उत्क्रमणीय में न्यूनतम कार्य बताया गया था क्या आपको? नहीं, उत्क्रमणीय में क्या था? अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ। कोई सही नहीं है इसमें, ये सारे के सारे किसके लिए सही होंगे?
अनुत्क्रमणीय की बात कर रही है। उपरोक्त सभी अनुत्क्रमणीय के लिए सही होंगे। क्लियर है बात सबको? अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट है, एज अ नोट मैं आपको लिखवा देता हूं। जब भी आपको बोला जाए कि निर्वात यानी कि वैक्यूम, तो पी एक्सटर्नल क्या होगा वहां पे? पी एक्सटर्नल क्या होगा यहां पे? शून्य तथा प्रसार के लिए किया गया कार्य ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूं ध्यान से समझना। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इसी एक पॉइंट पे बेस्ड है, तो ये मत सोचना कि सर यहां पे क्या लिखवा रहे हैं। तो ये नोट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बेटा। निर्वात यानी कि आप जब भी वैक्यूम की बात करोगे तो उस केस में क्या होगा? पी एक्सटर्नल का मान ये शून्य होगा। तो अगर आपसे बोला जाए निर्वातित कार्य का मान, निर्वातित कार्य का मान क्या होगा? शून्य। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक सबने? बोलो। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट सॉल्व करके आप। आपको बोला गया है निम्न परिस्थितियों में प्रत्येक में कार्य ज्ञात कीजिए। अब कार्य कैसे ज्ञात होगा? एक एटीएम पर 1 मोल आदर्श गैस 10 लीटर क्षमता वाले पात्र में उपस्थित है। ठीक है, 100 लीटर क्षमता वाले निर्वातित बल्ब में प्रवेश करवाने पे आपको कार्य की मान ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
पी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य दाब का मान क्या है यहाँ पे, नियत। तो बाह्य दाब का मान नियत होने पर प्रक्रम कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के साथ मैंने आपको बोला था कि पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये बताया था आपको मैंने, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि 1 मोल आदर्श गैस 10 लीटर क्षमता वाले पात्र में उपस्थित है, इसे 100 लीटर क्षमता वाले निर्वातित बल्ब में प्रवेश करवाते हैं। तो निर्वातित बल्ब के लिए जब आपको बोला गया था W का मान कितना आएगा, आप बोल दो। सौरभ बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड का आंसर दो आपका, फर्स्ट का बताओ। देखो इस प्रकार का जो प्रसार होगा ना, मुक्त प्रसार कहते हैं, ये मुक्त प्रसार कहलाता है, ठीक है। और मुक्त प्रसार में जो कार्य का मान होता है वो कितना होगा, मुक्त प्रसार में कार्य का मान कितना होगा, निर्वात में दाब कितना होगा बता दो। तो डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। ये ए का आंसर होगा। हाँ, ये सही क्वेश्चन पूछा आपने, कैसे पता लगा अनुत्क्रमणीय है। बेटा आपको मैंने बोला था एक एटीएम पर, यानी कि इसने क्या किया हुआ है, बाह्य दाब निश्चित नियत किया हुआ है। तो जब बाह्य दाब नियत है उसका मतलब क्या होगा, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अगर बाह्य दाब आपका परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। बी का आंसर क्या होगा, एक एटीएम स्थिर वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध 1 मोल गैस को 1 लीटर आयतन से 5 लीटर आयतन तक प्रसारित किया गया। क्या होगा, सेकंड का आंसर बोलो जल्दी। -4, लेकिन वो यूनिट आपकी गलत है अमृता, आंसर सही है लेकिन यूनिट गलत है उसकी। चलो मैं बता देता हूं ये भी आपको, ये नोट कर लिया ना सबने। सेकंड में आपको बोला गया है एक एटीएम स्थिर, यानी कि पी एक्सटर्नल क्या किया हुआ है, कांस्टेंट। साथ के साथ इसका मान कितना दे रखा है आपको, 1 एटीएम। अब यहां पे एक और बात बोली हुई है, 1 मोल गैस को 1 लीटर आयतन से 5 लीटर आयतन तक प्रसारित किया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे V इनिशियल कितना दे रखा है आपको, 5 लीटर। V फाइनल कितना आएगा बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। आपको बोला गया है यहां पे प्रारंभिक आयतन कितना है, 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर आयतन से 5 लीटर आयतन तक प्रसारित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपके पास V1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास V2। तो डेल्टा V हो गया है यहाँ पे। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा V कितना आ जाएगा अपने पास, V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल का मान कितना दे रखा है आपको, 1 स्थिर वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पे तो 1 एटीएम लिख देंगे हम। और डेल्टा V जो दे रखा है V2 माइनस V1, V2 कितना है आपके पास 5 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, W बराबर -4। अब -4 के साथ आपको देखना है यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखो आप, लीटर भी दे रखा है और एटीएम भी, तो इसका यूनिट क्या होगा, लीटर एटीएम। दिस विल बी द आंसर। बोलो सबको क्लियर है ये बात। आंसर होगा इसका W इज इक्वल टू -4 लीटर एटीएम। क्लियर है बात।
वहां पे मुक्त प्रसार नहीं हो रहा है ना, बी वाले में, फर्स्ट वाले में मुक्त प्रसार हो रहा है। जब भी क्वेश्चन में आपको निर्वातित बल्ब बोला जाए समझ लेना वहां पे मुक्त प्रसार की बात हो रही है। और मुक्त प्रसार जब होगा उस केस में किए गए कार्य का मान शून्य होता है क्योंकि पी एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोलो। क्वेश्चन है आपका 27 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के 10 मोल। तो पहले देखो आपको एन दे रखा है, 5 लीटर सिलेंडर में उपस्थित है। तो यानी कि आप ये देख लो V1 का मान दे दिया आपको 5 लीटर। अचानक रिसाव के कारण छिद्र में से गैस वायुमंडल में निष्कासित हो जाती है, वह सिलेंडर खाली हो जाता है। यदि वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम है, मतलब P एक्सटर्नल क्या है आपका, नियत। प्रक्रम कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय के लिए आपको जो फॉर्मूला मिला जाता है वो क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये आपको यूज करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे पास, डेल्टा V। अब डेल्टा V जो है इसमें देखो V1 का मान तो आपको दे रखा है 5 लीटर, V2 आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और आदर्श गैस दे रखी है एक तरह से। यानी कि आप V कैसे ज्ञात कर सकते हो, V बराबर nRT/P। तो पहले आप ये अप्लाई करो, इससे आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम, V2 का वैल्यू, और उसके बाद आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर बता पाओगे। चलो अब जल्दी से स्टार्ट हो जाओ और क्वेश्चन का आंसर बता दो। आर की शॉर्ट वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 1/12 कर सकते हो। आर को आप 1/12 भी लिख सकते हो जब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि 1/12 लगभग 0.083 के बराबर होगा। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया भाई? चलो पहले स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे V बराबर दे रखा है आपको, N का मान तो कितना हो गया, 10 मोल दे दिया। R का मान कितना हो गया अपने पास, 1/12, और T कितना हो गया अपने पास। तो टेम्परेचर आपको दे रखा था 273 + 27, यानी कि 300 कर देंगे इसको हम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 300। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो V कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो V का मान आ जाएगा आपके पास 250 लीटर। $250 लीटर हो गया। तो अब आप डेल्टा V निकालो पहले। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा अपने पास, V2 आ गया ना आपके पास, तो 250 - 5, तो ये तो हो गया डेल्टा V। कितना आया, 245 लीटर। अब आपको बोला गया W निकालना है, तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V कितना, -1 × 245, तो W क्या हो जाएगा आपके पास, -245 लीटर एटीएम। ये इसका आंसर होगा,
माइनस 245 लीटर एटीएम। सबको क्लियर है क्या ये बात? बोलो, आंसर आ गया सबका? नोट कर लिया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। एसटीपी पर एक गैस का आयतन 2 लीटर है, इसे 300 जूल ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो इसका आयतन, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन आपको अब होमवर्क में भी दिए जाएंगे, जैसे ये देखो आप, ये कल डिस्कस भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है। ठीक है, पांच क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क, ठीक है ना? जो आप बोल रहे थे कि सर होमवर्क भी दिया करो, तो ठीक है, होमवर्क भी दे दिया आपको। आपने बोला सर थ्योरी के बजाय क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी चल रहे हैं अब, है ना? लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को क्या है बेटा, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, टाइम जो है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस है, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। हमारा जो अगला टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा, जिसे आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी। अब देखो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, उस पर बात करेंगे हम, है ना? आप अगर पढ़ाने दोगे तो जल्दी हो जाएगा बेटा। बेटा ऑप्शन साथ में लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, अभी फिलहाल आप इसको सब्जेक्टिव बेसिस पे करो ना। हाँ जी, अब अपन टॉपिक पे आते हैं वापस। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है ये समझिए। अगर आपको कोई भी एक निकाय दे रखा है, निकाय जैसे कि ये एक निकाय है, इस निकाय में एक गैसीय कण है। अब ये जो गैसीय कण है या गैसीय परमाणु है, इन गैसीय परमाणुओं में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। कौन कौन सी ऊर्जा होंगी? जैसे कि एक होता है अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? इसी में एक और एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? इसी में एक और होगी, यहां पे मान लो रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, जिसे कि आप स्थानांतरण ऊर्जा भी बोलते हो, रोटेशनल एनर्जी जिसे आप घूर्णन ऊर्जा भी बोलते हो। इसके अलावा एक होती है इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसे आप कंपन ऊर्जा बोलोगे। तो अब आप देखो किसी एक सिस्टम में जितनी भी गैस है, निकाय में उपस्थित जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, उन गैसों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार की ऊर्जा होगी, उसमें बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा होंगी। और वो ऊर्जाएं कौन कौन सी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर घूर्णन ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, या फिर आप बोल सकते हो उसे कंपन ऊर्जा। तो ये जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, इन सब का टोटल योग, कुल योग, उसी को हम क्या बोलेंगे? आंतरिक ऊर्जा। तो जब आपको बोला गया है यहाँ पे कि ऊर्जा जो है वो एक कैसा प्रक्रम होता है, आपको याद है मैंने अवस्था फलन पढ़ाया था आपको। अवस्था फलन में मैंने बोला था कि जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी वो सब क्या है? बोलो, ऊर्जा जो है वो क्या होता है? अवस्था फलन या फिर पथ फलन? अवस्था फलन होता है। साथ के साथ आपको मैंने बोला था ये एक मात्रात्मक गुणधर्म होता है।
तो जब मात्रात्मक गुणधर्म है और अवस्था फलन है, इसका मतलब आप इसका वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते। वास्तविक मान संभव नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वास्तविक मान संभव नहीं है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए डेल्टा ई तो निकाल सकते हैं ना, और डेल्टा ई क्या होगा यहां पे? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल जब आप देखोगे तो आप देखो ना, इतने प्रकार की ऊर्जा है तो यहां पे है, इनके अलावा भी ऊर्जा होती है यहां पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे आप क्या बोलते हो? नाभिक ऊर्जा। ठीक है, तो आपको अगर बोला जाए कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, तो आप सीधा सिंपल लिखोगे इन सब का योग, उसी को हम क्या बोलेंगे? आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा में आपने देखा जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उन सभी ऊर्जाओं का कुल योग ही क्या कहलाएगा? आंतरिक ऊर्जा। और इसका कभी भी वास्तविक मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए हम हमेशा इसका परिवर्तन ज्ञात करेंगे। और परिवर्तन में आप देखो, अगर डेल्टा ई आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? ई फाइनल का मान ज्यादा होगा इनिशियल से, यानी कि प्रारंभिक और वास्तविक, प्रारंभिक और अंतिम में बात करेंगे। ठीक है बेटा, बड़े लिखेंगे। अब अगर आपको बोला गया डेल्टा ई नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा? ई इनिशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, किससे? ई फाइनल से। यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलिए। क्वेश्चन लिखवा दूं एक? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो बेटा। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। अब कुछ पॉइंट है, जैसे कि आपको बोला गया कि गैस कितने प्रकार की होती है ना? हो गया नोट, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता है गैस कितने प्रकार की होंगी? टोटल 2 प्रकार की। एक तो होता है आदर्श गैस, ठीक है, और एक होता है वास्तविक गैस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान पर निर्भर, जबकि अगर आपसे बोला जाए वास्तविक गैस, वास्तविक गैस के लिए ताप तथा दाब पर निर्भर। ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। ये जो 2 पॉइंट थे, अगर आपसे पूछा जाए आदर्श गैस
तो ये किस पे निर्भर करेगा? टेम्परेचर पे, और वास्तविक गैस प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पर। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो आदर्श गैस के लिए हम लिखेंगे कि जब भी किसी भी ऊर्जा का मान चलिए नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कभी ऐसा बोल दिया जाए कि कोई भी ऊर्जा जो है समतापीय प्रक्रम है, तो समतापीय प्रक्रम किस पर निर्भर कर रहा है? समतापीय प्रक्रम में क्या होगा ये बता दो। हाँ बेटा 2 पॉइंट लिखना ही रहा ना। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि समतापीय प्रक्रम है जिसमें कि dt बराबर 0, तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी? यानी कि डेल्टा E भी क्या होगा तब? 0 हो जाएगा। भाई t इक्वल टू 0 हुआ ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? डेल्टा E का मान भी क्या होगा? 0। ये किसके लिए है? आदर्श गैस के लिए। ये नोट कर लेना बेटा आप। यानी कि आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई? निश्चित। ठीक है, ओके। अच्छा अगर आपको बोला जाए कि कोई भी एक केमिकल या कोई भी फिजिकल रिएक्शन है, यानी कि कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है, तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? तापमान का मान अगर स्थिर हो, अगर आपको बोला जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जो कि किसी रिएक्शन में होगा, तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अगर तापमान का मान स्थिर है, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0 होगा किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में ताप स्थिर होने पर भी डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0। हाँ, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 बोल सकते हैं हम। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने डेल्टा U इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, उसका कारण क्या होगा? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब भी कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होगा तो वहां पे अंतराण्विक आकर्षण बल होगा, और अंतराण्विक आकर्षण बल की स्थिति में हम ये बोल सकते हैं ना कि बलों में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। क्यों? किसी भी रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन में यदि ताप का मान स्थिर है तो उस केस में हम बोलेंगे डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0। और उसका कारण क्या है? अंतराण्विक आकर्षण बल का होना। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहां से एक पॉइंट। जो पॉइंट आपको लिखवाए जा रहे हैं वो सब क्वेश्चन बेस्ड पॉइंट है, तो ये मत सोचना कि सर थ्योरी चल रही है। थ्योरी नहीं, एक एक पॉइंट आपका एक एक क्वेश्चन है देखा जाए तो। ठीक है ना?
यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? जैसे अगर आपको मैं बोलता हूं, मान लो द्रव का परिवर्तन करना है मुझे ठोस में। अब द्रव को ठोस में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, स्टेट ऑफ मैटर हट चुका, द्रव्य अवस्था। बेटा हैंड राइटिंग की अगर बात करूं तो उसको छोड़ दो, पहले कॉन्सेप्ट पे बात कर लो। मुझे पता है आप बोलोगे कि सर टेढ़ा क्यों लिख रहे हैं, बोर्ड टेढ़ा है बेटा, ना? बोलो ये बात सबको समझ में आ गई क्या? द्रव से ठोस में जो परिवर्तन होगा उसके लिए डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बात याद रखना, ठीक है? चलिए अब इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? मैं टेढ़ा नहीं लिख रहा हूं बेटा, बोर्ड टेढ़ा है है ना? इधर भी जगह है, बिल्कुल जगह है, पूरा बोर्ड खाली है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक होगा हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब बता दो मुझे पहले, यहां तक किसी पॉइंट में कोई दिक्कत या कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो। यहां तक किसी पॉइंट में कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो वो बता दो। नहीं है कोई दिक्कत? बढ़े आगे? चलिए ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसे आप बोलोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? ठीक है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि कोई भी एक प्रक्रम है या ब्रह्मांड, अच्छा ब्रह्मांड कैसा प्रक्रम माना जाता है? क्या ब्रह्मांड को विलगित बोला जा सकता है क्या? ब्रह्मांड एक विलगित प्रक्रम हुआ ना, तो ब्रह्मांड जो है उसकी ऊर्जा क्या होगी, निश्चित या अनिश्चित? बोलो। चलिए मैं बता देता हूं। देखो ब्रह्मांड जो है यानी कि यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड क्या होता है? एक विलगित सिस्टम है। विलगित मतलब आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड है, जैसा आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का स्थानांतरण किन किन के मध्य होता है? निकाय तथा परिवेश के मध्य। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो क्या होगी? निश्चित रहेगी। तो अब अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा निश्चित है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऊर्जा को नष्ट किया जा सके या ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सके? बोलिए। नहीं है संभव। तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक कार है ना? अब कार कहीं पे रखी हुई है, कार अगर कहीं पे है तो उस कार को आप देखोगे उसमें कार्य हो रहा है। इंजन जैसे जैसे कार्य करेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किस में? मैकेनिकल एनर्जी ही तो कन्वर्ट होगी। आपने अगर किसी एक रूप को किसी दूसरे रूप में, मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो अगर आपसे बोला जाए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? देखो मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है? नोट्स कैसे बनाए हैं कैसे नहीं बनाए उस चीज को छोड़ दो, आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो। आपको ये पॉइंट और ये टॉपिक समझना है, दैट्स इट। उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक? ओके। तो अब जैसे आपको बोला गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होगा? ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या होगी? निश्चित। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जब निश्चित होती है और वो जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा? विलगित। तो आप डायरेक्ट पॉइंट लिखो,
ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। और आप यहां पे ये पॉइंट जरूर लिख देना कि ब्रह्मांड जो है वो कैसा सिस्टम होगा, विलगित। ठीक है, तो अगर ये विलगित होगा तो निश्चित रहेगी ऊर्जा। अब जैसे आप देखो, ये एक सिस्टम है, यानी कि एक निकाय। इस निकाय की कुछ ना कुछ ऊर्जा रही होगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे यहां पे, आंतरिक ऊर्जा। अब आपको अगर बोला गया कि इस आंतरिक ऊर्जा को किसी दूसरे प्रक्रम में परिवर्तित किया गया, यानी कि U1 को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, U2 में। अच्छा, एक चीज और बता दूं, U1 मतलब क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा। आप चाहो तो इसे U1 से या फिर E1 से भी दर्शा सकते हो। वहीं अगर आपको बोला जाए U2, यानी कि ये भी किसकी बात हो रही है, आंतरिक ऊर्जा की, आंतरिक ऊर्जा। तो प्रथम आंतरिक ऊर्जा जो है वो किस में परिवर्तित हो रही है, द्वितीय आंतरिक ऊर्जा में। ऐसा बोल सकते हो कि ये बॉटल है, इस बॉटल का अभी टेम्परेचर आप देख लो, इसका टेम्परेचर होगा मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको क्या किया, हीट किया। आप जैसे जैसे इसको ऊर्जा देते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होगा, इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा ना। अब आंतरिक ऊर्जा पहले U1 था, अब वो किस में परिवर्तित हो गया, U2 में। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्या कारण रहे होंगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसे मैंने ऊष्मा भी दी और इस पे मैंने कार्य भी किया। तो जब आप U2 की बात करोगे तो U2 का परिवर्तन किसकी वजह से हुआ, जब U1 पे आपने Q और W ये दोनों वर्क किए। बताओ, बोलो। U2 जो है वो किसके बराबर होगा, U1 प्लस Q प्लस W। ऐसा मान करके चलो कि एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को ना। U1 दे रखा था आपको 250 किलो जूल, ठीक है ना। अब U2 जो है उसका मान दे दिया आपको 280 किलो जूल। मुझे बताओ, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आया ना। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आने का कारण क्या था, एक तो ऊष्मा और दूसरा क्या था इसमें, कार्य। तो अगर आप इस 250 किलो जूल पे कुछ कार्य करेंगे जिसे आप W लिखेंगे, और इसी को आप कुछ ऊष्मा भी दे रहे हो क्योंकि Q की फॉर्म में, तो इन दोनों को जब योग किया गया तो किसके बराबर हुआ, वो U2 के बराबर। बोलो यहां तक, बोलो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये अपने पास में U1 था, इसमें Q और इसी में आपने W लिया, तब ये किस में कन्वर्ट हुआ, U2 में। और U2 क्या होता, U1 प्लस Q प्लस W। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस W। और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, डेल्टा U। तो डेल्टा U किसके बराबर हुआ, Q प्लस W। और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको करना है ना, इसी फॉर्मूला को यूज करना है। इस फॉर्मूला पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी से होंगे। तो डेल्टा U किसके बराबर होगा, Q प्लस W के बराबर। अब आपसे पूछा जाता है चिन्ह परिवर्तन। आपको याद है चिन्ह परिवर्तन, जैसे अगर मान लो Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी,
भाई Q जो है अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण। और अगर Q का मान नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा में कमी। याद रखना ये बात किसकी हो रही है, निकाय की बात हो रही है। निकाय की ऊष्मा यानी कि निकाय ने क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण, और यहां पे क्या हुआ, निकाय की ऊष्मा में कमी आई। अच्छा एक बात और, फिजिक्स में जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि यहां पे हम निकाय को लेकर के चलते हैं सारे क्वेश्चन में, जबकि फिजिक्स में परिवेश को माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना आप कि निकाय और परिवेश दोनों के जो साइन कन्वेंशन आप यहां केमिस्ट्री में यूज करते हो वो फिजिक्स में यूज मत करना, वहां उल्टा होता है पूरा, ठीक है ना बेटा। मैं Q और W के साइन की बात कर रहा हूं, केवल इसकी बात नहीं कर रहा डेल्टा U किसके बराबर होगा। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या, बोलो। तो ये अपने पास में एक समीकरण थी और ये दूसरी, तो फाइनल फॉर्मूला कौन सा हुआ आपके पास, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। चलिए अब आपको क्या करना है, मुझे बताओ Q तथा W क्या है, पथ फलन। Q तथा W क्या होगा, पथ फलन। हमें क्या करना होगा, इसके साइन जो है वो साथ के साथ रखने होंगे। आपको साइन पहले बताए हुए हैं। Q नेगेटिव हुआ इसका मतलब हुआ निकाय की ऊष्मा में कमी, ठीक है। अगर आपको बोला गया कार्य, तो कार्य अगर नेगेटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ, निकाय के द्वारा किया गया कार्य। अगर आपको बोला गया Q इक्वल्स टू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण किया। और अगर W आपको बोला गया पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, निकाय पर कार्य किया गया। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अब अपने को ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, देखो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ये मेन फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है यहां पे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को। अब बात आती है कि इसके क्या काम आते हैं। ये हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझ लिया, लेकिन इसके निष्कर्ष क्या होंगे अब हम उस पर बात करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, फ्लूइड के कुछ निष्कर्ष। अब निष्कर्ष जो है, जैसे कि आपको बोला गया सबसे पहले समतापीय प्रक्रम पर, पहला निष्कर्ष आप किस पे देखोगे, यहां पे समतापीय प्रक्रम पर। बताओ समतापीय प्रक्रम पे डेल्टा T क्या होगा। हाँ बेटा इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, जल्दी जल्दी बस एक बार इसके कंक्लूजन देख लेते हैं ना, उसके बाद में फिर इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे हम। समतापीय प्रक्रम क्या होता है, भाई डेल्टा T इक्वल टू 0। आपको मैंने बोला था कि अगर dt बराबर 0 हुआ तो डेल्टा E बराबर भी क्या होगा, 0, बताया था। अब आप बात करो डेल्टा U या डेल्टा E, Q प्लस W, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका मान 0 हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब Q किसके बराबर हुआ, या तो माइनस ऑफ W लिख दो और या फिर माइनस Q बराबर प्लस W लिख दो। ये बात सबको क्लियर है क्या।
तो इससे अपने को क्या कंक्लूजन मिलता है, देखो इसको आप -W है यानी कि निकाय द्वारा किया गया कार्य, और यहां पे Q प्लस में है, इसका मतलब निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगा। ठीक है, निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं क्या हम, जैसे मैंने बोला ना आपको -Q बराबर +W, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, बोलो भाई, -Q = +W का मतलब क्या होगा, निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा का मान निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं, क्योंकि W पॉजिटिव मतलब क्या होगा, निकाय पर किया गया कार्य। तो ये आपके पास में पहला निष्कर्ष था जो कि समतापीय के लिए है। क्लियर, अब हम बात करेंगे दूसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, Q = 0। तो जैसे आपको बोला गया डेल्टा U = Q + W, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर ये 0 हुआ इसका मतलब डेल्टा U किसके बराबर हुआ, W के बराबर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आंतरिक ऊर्जा में किया गया परिवर्तन निकाय द्वारा किए गए निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है, बोलो। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो -ΔU = -W, यानी कि अगर निकाय पर कार्य किया गया तो वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बढ़ाता है, और अगर निकाय द्वारा कार्य किया गया तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को कम करता है। ये बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम वाला जो आपको पॉइंट था ये भी क्लियर हो गया होगा। समतापीय में मैंने आपको बोला था dt = 0, मतलब वहां पे हमने देख लिया Q बराबर -W, और यहां पे क्या होगा, डेल्टा U बराबर W या -ΔU बराबर W। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए प्रसार तो कौन सा सूत्र लिखा जाएगा इसमें, पहला या सेकंड केस, बोलो। एक तो था इसमें प्रसार और एक था संपीड़न। प्रसार में क्या होगा, कार्य किसने किया था प्रसार में, W नेगेटिव होगा ना भाई, प्रसार में कार्य किसने किया था, गैस ने। संपीड़न में कार्य किसने किया था, W बराबर पॉजिटिव। क्लियर है सबको, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखो, एक पॉइंट यहां पे लिख देते हैं हम, आदर्श गैस जो है वो कौन से प्रक्रम द्वारा प्रसारित होती है और कौन से प्रक्रम द्वारा निष्कासित होती है, बताइए। एक पॉइंट देखो आप यहां पे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस जो है यदि रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा प्रसारित हुई तो रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा प्रसारित होने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में तथा ताप में कमी होगी। ये बात सबको क्लियर है, हाँ बेटा, आदर्श गैस की ही बात कर रहा हूं मैं, कि आदर्श गैस जो है यदि रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा प्रसारित हुई तो उसकी आंतरिक ऊर्जा, यहां पे ये बात किसकी हो रही है,
प्रसार की। तो आंतरिक ऊर्जा अगर मान लो ऐसा होता है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, कमी होगी ना। और अगर आपको बोला गया कि आंतरिक ऊर्जा यदि रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा संपीड़ित हुई या संपीड़न करती है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि। बात क्लियर है? ओके, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य अगर रुद्धोष्म प्रक्रम पे आ जाए तो कौन सा फलन होगा, पथ फलन या अवस्था फलन, बोलो। आप देख पा रहे होंगे यहां पे W जो है वो डेल्टा U के बराबर है। तो W अगर डेल्टा U के बराबर हुआ ना तो आप सीधा सिंपल यहां पे पॉइंट याद रखना कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य किसकी भांति कार्य करेगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य अवस्था फलन होता है। जबकि अब तक हम क्या बोलते थे, पथ फलन होता था, लेकिन यहां पे ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, अवस्था फलन की तरह। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन हमारा, सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम में क्या होगा, डेल्टा V इक्वल टू 0, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि V बराबर नियत, V का मान क्या होगा यहाँ पे, नियत रहेगा। तो यानी कि डेल्टा V भी क्या होगा यहाँ पे 0। तो अब आप जैसे जानते हो W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब W का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। तो अब आप देखो डेल्टा U बराबर Q प्लस W, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई ना। इसका मतलब डेल्टा U किसके बराबर हो गया, Q के बराबर, पॉजिटिव। या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा U बराबर माइनस Q विद नेगेटिव साइन। ये बात क्लियर है क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे ऊष्मा जो है वो अवस्था फलन की बात ही कार्य कर रही है? बोलो। यहां पे ऊष्मा जो है वो किसकी भांति कार्य करेगी, अवस्था फलन की भांति। तो आपने दो चीजें यहां पे समझ ली, एक तो था रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में हमने देखा कि वर्क जो है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, अवस्था फलन की भांति। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि सम आयतनी प्रक्रम में ऊष्मा किसकी भांति कार्य करेगी, तो आंसर क्या होगा, अवस्था फलन की भांति। ये बात क्लियर है क्या सबको? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक होगा यहाँ पे चक्रीय प्रक्रम। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आज जितना पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना। अब आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया।